तो हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसको हल्का सा देख लेते हैं, ठीक है। जैसे पिछली क्लास में हमने फंजाई शुरू किया था ना। फंजाई में जैसे हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने थोड़ा बहुत उसकी वीडियोस वगैरह देखी थी, ठीक है। उसके बाद हमने समझा कि फंजाई कैसी होती है, किस किस रूप में फॉर्म में पाई जाती है। हमने डेफिनेशन वगैरह देखी, ठीक है। जैसे हमने देखा कि फंजाई यूक्रियोटिक है, माइक्रोस्कोपिक होती है, उसमें हमने हाइफे की बात की, ठीक है। उसके बाद एक क्लोरोफिलस होती है, ठीक है। मतलब कि क्या है कि वो किसी और बॉडी के ऊपर ग्रो करती है, उससे न्यूट्रिशन वगैरह लेती है, ठीक है ना। उसके अलावा हमने कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़े फंजाई के, ठीक है। जैसे कि सभी क्या होती हैं, यूक्रियोटिक होती हैं, उसमें हाइफे वगैरह पाए जाते हैं जो फिलामेंटस होते हैं, ब्रिक ब्रिक धागे की तरह। और कुछ हमने ऐसे एग्जांपल भी देखी, जैसे ईस्ट जो कि सिंगल यूनिसेलुलर फंजाई होती है, ठीक है। यूनिसेलुलर फंजाई वल कौन सी होती है, जैसे सेल वॉल उसमें कौन सी होती है, काइटिन और ग्लूकोन्स होती है, ठीक है ना। और कुछ केसेस में पर सेलुलोज भी पाई जाती है। नेक्स्ट हमने हाइफे की बात की थी हल्की फुल्की, कि जैसे जो जो सिंगल फॉर्म होती है उसको हम हाइफे कहते हैं, पर जब वो उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं बहुत सारे हाइफे को, तो उसको हम कहते हैं माइसीलियम। उसमें हमने नेक्स्ट हमने कुछ और बातें की, जैसे कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, सेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करती है। और उसके अलावा हमने देखा क्लोरोफिलस होती है वो, ठीक है। कीमोटोट्रोफिक होती है। कीमोटोट्रोफिक का मतलब होता है कि वो जिस भी वो सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रो करती है, जिससे फूड लेना होता है उसने, वो वहाँ पे एंजाइम सेक्रिएट करती है बाहर, बॉडी से बाहर। ऐसा नहीं कि वो सीधा ही कोई भी जो मटेरियल मिला उसको खाने का वो खा जाती है। वो क्या करती है, पहले एंजाइम को बाहर से क्रिएट करती है, और उसके बाद क्या करती है, जो भी मटेरियल होता है उसने खाना होता है, जिससे भी उसने न्यूट्रिशन लेनी होती है, उसको पहले बाहर ही डाइजेस्ट कर लेती है, उसके बाद उसके न्यूट्रिशन को अंदर लेती है, ठीक है जी। उसके बाद हमने कुछ फंजाई के रूप में देखा, जैसे कि वो सिम्बायोटिक रूप में रहती है। जैसे हमने उसमें एग्जांपल पढ़ी लाइकन की। लाइकन में क्या होता है, मेनली एल्गी और फंजाई दोनों ग्रो करते हैं इकट्ठे, ठीक है जी। हम्म, उसके बाद हमने आज पढ़ना है हाइफे। ये तो नहीं पहले करवाया ना हाइफे, पीछे तक ही करवाया था ना। यस सर। हाँ जी। यस सर। ओके, चलो हाइफे की बात करते हैं आज, ठीक है। हल्का फुल्का पढ़ना है इसके बारे में, कुछ नहीं है, आसान है। हाइफे इज ए ट्यूबुलर ट्रांसपेरेंट फिलामेंट, यूजली ब्रांच्ड होते हैं मेनली, ठीक है। composed of an outer cell wall and filled with the protoplasm including cytoplasm। उसके अंदर मिलने क्या होता है, जो भी फ्लूइड होता है हाइफे के अंदर उसको क्या कहते हैं हम, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कह देंगे। हाइफे आर डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स बाय क्रॉस वॉल्स कॉल्ड सेप्टा। अब जो लंबे लंबे हाइफे होते हैं, ठीक है, जैसे ये हाइफे हैं, इसमें क्या होते हैं, ये क्रॉस वॉल्ड होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेप्टा कहते हैं। एंड आर जनरली कॉल्ड ए सेप्टेट। मतलब क्या है कि जिस भी फंजाई में हाइफे में सेप्टा होगा उसको क्या कहेंगे, सेप्टेट फंजाई विद क्रॉस वॉल्ड। और सिनोसिटिक, सिनोसिटिक का मतलब क्या होता है, विदाउट क्रॉस वॉल्स, भी उसमें सेप्टा नहीं होगी, उनको एसेप्टेट कहेंगे। एसेप्टेट या सिनोसिटिक, कहीं इनको क्वाइनोसिटिक भी कह देते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, सिनोसिटिक फंजाई। मतलब दो तरह की फंजाई होगी सेप्टा के, ऑन द बेसिस ऑफ सेप्टा। एक तो होगी जिसमें सेप्टा प्रेजेंट होगी, उसको हम कहेंगे सेप्टेट फंजाई। और सर इसमें चैप्टा सेप्टा नहीं होता क्या है सर? होगी। हाँ जी बोलिए। चैप्टा सर क्या होता है? हेलो। हेलो। सेप्टा क्या सर होता है बताया था। हाँ जी हाँ जी बता रहा हूँ। जितने भी हाइफे ग्रो करते हैं ना, ठीक है ना, फंजाई जो ग्रो करती है मूली हाइफे के रूप में ग्रो करती है, ठीक है ना। ये हमने हाइफे दिखाए हुए हैं, ये दिख रहा है ना आपको। ये हाइफे, हाइफे में जो भी क्रॉस वॉल्स होंगी, ये जितने भी क्रॉस वॉल्स हैं, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं हम, सेप्टा, ठीक है जी। लग गया ना पता ओके। आपको। यस सर। ओके। अब ये जो सेप्टा है, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सेप्टा फंजाई को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कि जिसमें सेप्टा होगा, मतलब जिसमें क्रॉस वॉल होगी, उसको हम कहेंगे सेप्टेट फंजाई, ठीक है ना। और इसमें सेप्टा नहीं होते उनको हम एसेप्टेड फंजाई या कहते हैं सिनोसिटिक। सिनोसिटिक को हम कोएनोसिटिक भी बोल देते हैं कहीं, ठीक है ना। ये दो तरह की फंजाई होगी।
उसके बाद नेक्स्ट हमने फिर यही डायग्राम दिखाया हुआ है, ठीक है ना, सेप्टा का। ठीक है ना। सेप्टा का मतलब ये नहीं होता कि वो बिल्कुल ही बंद है। ये दिख रहा है ना आपको नीचे वाले डायग्राम में, है ना। सेप्टा का मतलब क्या होता है, वो बिल्कुल ही बंद नहीं होता, उसमें हल्का सा मतलब पोर्स होते हैं। उसके बाद आ जाता है बात माइसीलियम की। माइसीलियम आपको पता है, जो बहुत सारे हाइफे मिलकर क्या बनाते हैं, माइसीलियम। द हाइफल मास और नेटवर्क ऑफ हाइफे कंसिस्टिंग द बॉडी ऑफ द फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम। ठीक है ना, बहुत सारे हाइफे मिलकर क्या करते हैं, फंगल बॉडी फॉर्म करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। द माइसीलियम ऑफ पैरासिटिक फंजाई ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट। जो माइसीलियम किस पे ग्रो करता है, मेनली मतलब हाइफे किस पे ग्रो करते हैं, होस्ट के ऊपर ही ग्रो करते हैं ना, किसी भी होस्ट के ऊपर जिसके ऊपर उनको ग्रो करना होगा। एंड स्प्रेड बिटवीन दीज सेल्स। जैसे मतलब किसी भी सरफेस के ऊपर जो फंजाई है उसने ग्रो करना है, उसके हाइफे ग्रो करते हैं ना मेनली। एक तो क्या होगा, जिस जैसे किसी लीफ के ऊपर हाइफे ग्रो किए हैं, ठीक है ना, उसमें क्या होगा, या तो वो मतलब उसके अंदर पेनिट्रेट तो करेंगे ना उसके हाइफे। जैसे लीफ की सरफेस के ऊपर क्या हुआ, हाइफे ग्रो होने शुरू हुए हैं, तो वो अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। एक तो क्या करते हैं कि वो जो सेल्स, जैसे लीफ है वो सेल्स का बना हुआ है, ठीक है ना, एक तो क्या होता है सेल्स के बीच में से, मतलब दो सेल्स के बीच में से गुजर जाते हैं, ठीक है ना। एक क्या होता है, जो सेल्स के अंदर ही पेनिट्रेट कर जाते हैं, दो तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं वो, ठीक है ना। अब पढ़ लीजिए, आपको समझ आएगा। द माइसीलियम ऑफ पैरासिटिक फंजाई ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट, मतलब सरफेस पे ग्रो करती है, एंड स्प्रेड बिटवीन द सेल्स। और जो उसके जिस सेल से वो सरफेस बनी हुई है उसके बीच में स्प्रेड होगी, उसके बीच में जाएगी। एंड इट इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर माइसीलियम। इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर का मतलब दो सेल्स के बीच, ठीक है जी। द माइसीलियम ऑफ पैरासिटिक फंजाई विच ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट एंड पेनिट्रेट्स इनटू द होस्ट सेल एंड इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर माइसीलियम। इंट्रासेलुलर माइसीलियम वो होगा जो जैसे किसी होस्ट के ऊपर ग्रो किया है, ठीक है ना, वो जो उसके सेल्स हैं उसके अंदर ही पेनिट्रेट कर जाए, सेल्स के अंदर, दो सेल्स के बीच नहीं। जो दो सेल्स के बीच वाली बात थी उसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर, और जो सेल्स के अंदर घुस जाए उसको हम कहेंगे इंट्रासेलुलर माइसीलियम। मेरे लिए घुस क्यों रहा है, क्योंकि उसने वहां से फूड लेना है, ठीक है ना। इफ द माइसीलियम इज इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर मतलब दो सेल्स के बीच, फूड इज एब्जॉर्ब्ड, वो कहाँ से फूड लेगा, थ्रू दी होस्ट सेल। वो जो सेल वाला जो ऊपर वाली कवरिंग है ना सेल्स की, वहां से फूड लेगा। होस्ट सेल वॉल और मेम्ब्रेन। इफ द माइसीलियम पेनिट्रेट्स इनटू द सेल, अगर माइसीलियम सेल के अंदर पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेट उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर। द हाइफल वॉल कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द होस्ट प्रोटोप्लाज्म। मतलब जो हाइफे हैं वो सीधा किसके अंदर जाके वो जो किसके अंदर चले जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म के अंदर, जो सेल है उसके प्रोटोप्लाज्म के अंदर। इंट्रासेलुलर हाइफे ऑफ मेनी फंजाई स्पेशली ऑफ ओब्लिगेट पैरासाइट ऑफ प्लांट्स obtain न्यूट्रिएंट्स थ्रू हिस्टोरिया। अब हिस्टोरिया एक स्ट्रक्चर होती है, मतलब जैसे ये जो फंजाई है इसने क्या किया, सेल के अंदर वो करते हैं ना, जैसे पेनिट्रेट करते हैं, तो उसके अंदर एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम हिस्टोरिया कहते हैं। आगे जाके हम देखेंगे स्ट्रक्चर को। यहाँ तक समझ आया जी, या नहीं आया बताओ। दोबारा से भी कर लेंगे हम, कोई बात नहीं, मतलब आपको समझ आना चाहिए। हाँ जी हाँ बोलिए। सर। पक्का। यस सर। एक आधे की आवाज आती है, बाकी तो बोलते ही नहीं, कि बाकी छोड़ के चले जाते हैं, है ना सभी यहीं पे। हाँ सर इधर ही है। यस यस सर। यस सर। किसी ने नो किसी ने नो बोला, कुछ समझ नहीं आया कि नो मेरी बात को लेकर बोला। चलो चलते हैं, आगे चलते हैं फिर। सर आपकी बात पे। ठीक है ओके। जैसे आपको ना ये हाइफे की स्ट्रक्चर दिखाई गई है एक, ठीक है, इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे अब। जैसे सॉरी माइसी हाइफाई है ये। हाइफे मतलब हाइफे मिलकर क्या बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं। अब जैसे हम बात करेंगे मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। मोनो मतलब यूनिन्यूक्लिएट, ठीक है ना। मतलब ऐसा हाइफे जिस इस हाइफे का मतलब ये नहीं कि उसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है, उसके जो सेप्टा है, अलग अलग जो सेल्स बन गए हैं सेप्टा के कारण, उसके अंदर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे। माइसीलियम कंटेन सिंगल न्यूक्लियस, मतलब जैसे ये सेप्टा बना हुआ है, ये एक हाइफे है, इसके अंदर जो सेप्टा है उसमें क्या है, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा।
माइसीलियम कंटेन्स सिंगल न्यूक्लियस दैट यूजुअली फॉर्म्स पार्ट ऑफ हैप्लोफेज। हैप्लोफेज होता है मतलब जो, एक तो होता है डिप्लोफेज, मतलब डिप्लोफेज मतलब डिप्लॉयड, ये होता है हैप्लोफेज मतलब हैप्लॉयड। मतलब अगर एक न्यूक्लियस है तो वो हैप्लॉयड ही होगा। मतलब इसमें जो जो भी न्यूक्लियस होते हैं ना वो मेनली हैप्लॉयड होते हैं। फंजाई में हम जितने भी न्यूक्लियस देखेंगे ना, जो भी जैसे हाइफे हैं उसके अंदर जो भी न्यूक्लियस हैं वो हमेशा हैप्लॉयड होंगे। हैप्लॉयड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, डबल नहीं होंगे ना। हैप्लोफेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई, मेनली क्या है जो मोनोक्रियोटिक माइसीलियम है उसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है एक सेप्टा के अंदर, मतलब एक सेल के अंदर। डाइक्रियोटिक माइसीलियम में क्या होगा, दो न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, माइसीलियम कंटेन पेयर ऑफ न्यूक्लियाई डाइक्रियोटिक विच डोनेट्स द डिप्लोफेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई। डिप्लोफेज मतलब डिप्लॉयड। होमोक्रियोटिक माइसीलियम, होमोक्रियोटिक माइसीलियम क्या होता है, होमोक्रियोटिक माइसीलियम क्या होता है, द माइसीलियम कंटेन जेनेटिकली आइडेंटिकल न्यूक्लियाई। जेनेटिकली आइडेंटिकल न्यूक्लियाई का मतलब क्या होगा कि वो दोनों बिल्कुल सिमिलर न्यूक्लियाई होंगे। अब जैसे ये तो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं ना आपको, जैसे एक वाइट हो गया एक सर्कल्स हो गया मतलब सफेद हो गया, दोनों अलग अलग दिख रही हैं। ये होमो नहीं है, ये है हिट्रो, हिट्रोकैरियोटिक। होमो मतलब दोनों एक ही तरह के हो गए, आइडेंटिकल। ठीक है जी। होमो कब होंगे, जैसे मतलब उसकी कॉपी हुई है, बिल्कुल कॉपी, वो एक से दो बने हैं। हिट्रो कब हो सकते हैं, जैसे एक, अगर एक फादर से आए या एक मदर से आए, मतलब एक, जैसे दो हाइफे मिक्स हुए तो एक उधर से आया, दूसरे हाइफे से एक इसका अपना था, तो वो हिट्रो हो जाएंगे। होमो का मतलब क्या होगा, दोनों सिमिलर होंगे, उसमें माइटोसिस हुई होती है। हेट्रोक्रियोटिक माइसीलियम, द माइसीलियम कंटेन न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं ना, मतलब दोनों में अलग अलग जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स होगा। मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब होगा फंगल सेल कंटेन मोर देन टू न्यूक्लियाई, मतलब दो से, अगर एक सेप्टा के अंदर, जो सेप्टा है उसके अंदर दो से ज्यादा न्यूक्लियाई हो तो उसको हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। हाँ जी, यहाँ पर कोई दिक्कत हो किसी को? नो सर। ओके। उसके बाद बात आ जाती है सेप्टा की। ठीक है, सेप्टा क्या होता है, वन सेल इन दी हाइफे में बी सेपरेटेड फ्रॉम अनदर बाय क्रॉस वॉल्स और ए सेप्टा। देखिए एक सेल दूसरे सेल से किससे अलग हो रहा है, सेप्टा के द्वारा। ठीक है, ये क्रॉस वाल इसी को हम क्या कहते हैं, सेप्टा कहते हैं। सेप्टा ऑफ लोअर फंजाई, जैसे काइट्रेडियम माइकोटा जाइगोमाइकोटा, ये फंजाई के कुछ ग्रुप्स हैं। ठीक है, अलग अलग, इनके अलग अलग नाम है, जैसे काइट्रेड आगे जाके हम पढ़ेंगे फिर आपको पता लग जाएगा क्या होगा। सेप्टा ऑफ लोअर फंजाई काइट्रिडियो माइकोटा एंड जाइगोमाइकोटा आर स्यूडोसेप्टा। स्यूडोसेप्टा का मतलब कि वो फॉल्स सेप्टा, मतलब सेप्टा सिर्फ नाम का ही है, कि उसमें पोर बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, मतलब कि ये जो सेप्टा बना हुआ है ना, ये वाला सेप्टा, ये सिर्फ नाम का ही है, इसके अंदर पोर बहुत ज्यादा होंगे। स्यूडोसेप्टा विच आर सेप्टा दैट आर परफोरेटेड बाय सो मैनी पोर्स दैट दे साइब, लाइक एक छन्नी की तरह हो जाएगा वो। ठीक है, इन एस्कोमाइकोटा और सम फंजाई imperfecti द सेप्टम इज परफोरेटेड बाय सिंगल पोर। अब इसमें क्या होगा, एस्कोमाइकोटा और सम मेंबर ऑफ फंजाई imperfecti, इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ सिंगल पोर होगा। सिंगल पोर कैसे, जैसे आपको पीछे मैंने दिखाया था, एक मिनट, ये देखिए सिंगल पोर दिख रहा है ना, सिर्फ सिंगल पोर है। ये कौन सा हो गया, सिंगल पोर वाला। इन बेसिडोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा भी एक ग्रुप है, ठीक है ना, फंजाई का। एंड सम मेंबर्स ऑफ फंजाई imperfecti दिस सेप्टा इज मोर कॉम्प्लेक्स। ये कौन सा है, डोली, इसमें सेप्टा कौन सा होता है, डोलीपुर सेप्टा। डोलीपुर सेप्टा क्या है, ऊपर देखो ये डायग्राम दिख रहा है आपको, इसमें क्या होता है, ये डंबल शेप की तरह बन गया ना, ये जैसे पूरा हाइफे जा रहा है एक, उसके बीच में हल्की सी, मतलब वो तो है जो पोर्स तो है जाने के लिए, पर ये डंबल शेप की तरह दिख रहा है आपको, तो इसको हम कहते हैं डोलीपोर सेप्टा। हाँ जी, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो किसी को? बताइए नो। जी। ओके। हाइफे में भी सेप्टेड, मतलब इसमें क्या बात की है, अगर अगर तो सेप्टा होते हैं तो उनको सेप्टेड कह देते हैं, अगर कोई भी सेप्टा नहीं है हाइफे के अंदर, वही हम पहले पढ़ के हटे थे, बस ये डायग्राम दिखा दिया यहाँ पे,
उसको क्या कहते हैं, एसेप्टेट या सिनोसेटिक हाइफे, मतलब सिनोसेटिक फंजाई कह देते हैं उसको। ठीक है जी, ये डायग्राम के थ्रू यहाँ पे देखो सेप्टा है, तो इसको कहेंगे सेप्टेट। यहाँ पे कोई भी सेप्टा नहीं है, ऐसे ही सभी न्यूक्लियस घूम रहे हैं, तो इसको कहेंगे सिनोसेटिक हाइफे या एसेप्टेट हाइफे। आगे आ जाती है स्पेशलाइज्ड सोमेटिक स्ट्रक्चर। सोमेटिक, एक तो एक होता है गैमेटिक, एक होता है सोमेटिक। ठीक है, गैमेटिक होते हैं मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम कहते हैं गैमेटिक स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है ना, गैमीट्स हो गए। एक होते हैं सोमेटिक, सोमेटिक वो होते हैं जो गैमेटिक को छोड़कर बाकी सारे, अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स या रिप्रोडक्टिव गैमेट्स। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सोमेटिक। अब इस मतलब जो हाइफे हैं, हाइफे ही एक सोमेटिक स्ट्रक्चर है। हाइफे मतलब उसके ना आगे आगे थोड़े मॉडिफाइड रूप होंगे, उनको हम कह देते हैं मतलब स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हो गए वो, उनमें हल्की हल्की मॉडिफिकेशन आ गई। जैसे राइजोइड्स हो गए, एक हो गया एप्रोसोरियम, एक हो गया हिस्टोरिया। ठीक है जी, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइजोइड्स के बारे में। पहले राइजोइड्स का डायग्राम देख लो। सबसे पहले ये देखो नीचे, ये तो एक हाइफे जा रहा है, हाइफे, ठीक है। उसके ऊपर ये जो फ्रूटिंग बॉडी लगी हुई है ना, ये मेनली क्या होता है, इसको कहते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है, स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया, इसके अंदर क्या होता है, मेनली स्पोर्स होते हैं। वो स्पोर्स ऐसे होते हैं जो मेनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, पर अभी हम इसकी बात नहीं करें, इसकी आगे जाके बात करनी है हमने। अभी हम बात कर रहे हैं जैसे हाइफे है एक, हाइफे में क्या होता है, ये जो नीचे स्ट्रक्चर आपको रूट्स की तरह दिख रही है ना, इसको हम कहते हैं राइजोइड्स। इनका मेनली फंक्शन क्या होता है, ये वो पकड़ बनाने का काम करते हैं, मतलब किसी भी सरफेस के ऊपर, या फिर न्यूट्रिशन का काम भी कर सकते हैं हल्का फुल्का। ये दूसरे डायग्राम भी इसी के साथ की है। ठीक है जी, अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ए rhizoid, लिखा लिखा है ना, रूट लाइक। A rhizoid is a short root-like filamentous outgrowth of the thallus, generally formed in tuft at the base of small unicellular thalli. बस राइजोइड्स में आगे आगे वाली बातें याद रखने की है। राइजोइड सर्व एज एंकरिंग और अटैचमेंट ऑर्गन। राइजोइड क्या सर्व करता है, एंकरिंग और अटैचमेंट का काम करेगा टू द सबस्ट्रेटम, एंड ऑल्सो एज एन ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। और साथ में एक तो अटैचमेंट का काम कर रहा था, और साथ में कौन सा काम करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सबस्ट्रेटम। जिस जो सबस्ट्रेट के ऊपर वो उसने पकड़ बनाई है, अटैचमेंट की है, उसी से वो क्या करता है, न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। राइजोइड्स आर शॉर्ट डेलिकेट फिलामेंट्स दैट कंटेन प्रोटोप्लाज्म बट नॉट न्यूक्लियाई। अब राइजोइड्स में क्या होगा मेनली, इसमें कहते हैं जो हाइफे है उसमें तो न्यूक्लियस होते हैं, पर जो राइजोइड्स हैं उसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियाई नहीं होंगी। ठीक है, राइजोइड्स आर कॉमन इन लोअर फंजाई लाइक काइट्रिडोमाइसीट्स। जैसे फंजाई का एक ग्रुप है काइट्रिडोमाइसीट्स, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, राइजोइड्स पाए जाते हैं, ओमाइसीट्स एंड जाइगोमाइसीट्स। इन तीनों में क्या पाए जाते हैं, राइजोइड्स पाए जाते हैं। सम स्पीशीज प्रोड्यूस्ड ए मैनी ब्रांच्ड राइजोमेसिलियम। ये क्या कह रहा है कि कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा मतलब कॉम्पैक्ट राइजोइड्स बना लेती हैं, बहुत ज्यादा, जैसे रूट फाइबर लाइक हो जाएगा, वो क्या कहेंगे, उनको कहेंगे राइजोइड माइसीलियम। दिस इज एन एक्सटेंसिव राइजोइडल सिस्टम दैट यूजुअली डू नॉट कंटेन न्यूक्लियाई, बट मतलब न्यूक्लियाई नहीं होंगे उनके अंदर, बट थ्रू विच न्यूक्लियाई माइग्रेट्स। बस कुछ में क्या होता है, हाइफे से क्या होता है, माइग्रेट करके न्यूक्लियाई आ जाते हैं, जैसे क्लैडोकाइट्रियम स्पीशी एक एग्जाम्पल है, क्लाइडोकाइट्रियम। इसमें क्या होता है, जो हाइफे से क्या होता है, माइग्रेट करके न्यूक्लियाई आ जाते हैं राइजोइड्स, उन राइजोमाइसीलियम न्यूमरस स्पोरेंजिया डिवेल्प्स। और कई बार क्या होता है कि जो ये यहाँ पे क्या होता है, स्पोरेंजिया डिवेल्प हो जाते हैं राइजोइड के अंदर, जो माइसीलियम बना होता है। हाँ जी बोलिए, यहाँ तक अगर कुछ ना पता लगा हो। सर राइजोम एंड राइजोट्स मेनली एक ही है इसमें सर। हाँ जी, राइजोम एंड राइजोट्स एक ही है। राइ, राइजोइड और राइजोम। राइजोम, नहीं यस नहीं सर। एक नहीं होगा, नहीं। एक मिनट यार, नहीं 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 नहीं, सॉरी, एक नहीं होगा। राइजोम तो वो होता है ना, जो लेग्यूम प्लांट्स में होता है ना, यस सर, राइजोबियम आप रूट सर। सुनते,
हाँ ये वो नहीं है, हम इस ये सिर्फ हम क्या बात कर रहे हैं कि वो जो फंजाई है वो कैसे, वो उसके ऊपर क्या कहते हैं, मतलब जिस भी सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रो करती है वहां पे अटैचमेंट कैसे करती है, उसे न्यूट्रिशन कैसे लेती है, मतलब उसके कुछ स्ट्रक्चर हैं आगे, माइसीलियम के मॉडिफाइड स्ट्रक्चर हैं ये। वो भी आगे जाके हम पढ़ेंगे, पहले ही मैंने पढ़ाया था आपको। राइजोड समझ आ गया ना अब? यस सर। ये स्ट्रक्चर देख लेना मेनली, ठीक है, स्ट्रक्चर देख के सारा क्लियर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एप्रोसोरियम। एप्रोसोरियम में हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यार मेनली क्या होता है, जैसे जितनी भी स्ट्रक्चर भरनी है, कोई भी जैसे फंजाई ग्रो करती है, मेनली क्या होता है, आप इधर देखो, ये एक गुब्बारा से दिख रहा है आपको। ये मेनली क्या होता है, जैसे स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स सुना है आपने, स्पोर्स? यस सर। जैसे यस कोई सर। कोई भी थोड़ा इसको समझो, जैसे कोई भी फंजाई ग्रो करती है तो वो मेनली क्या करती है, फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस करती है अपनी, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होता है, मतलब उसको कहते हैं स्पोरेंजियम कह देते हैं मेनली। उस स्पोरेंजियम में क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। जैसे अब इधर देखो इस डायग्राम में वो स्पोर्स निकल रहे हैं बाहर, है ना, स्पोरेंजियम से। तो इनमें से कोई एक स्पोर क्या हुआ, ये समझ लो ये क्या है, एक प्लांट का लीफ है ना, ठीक है। उस पे क्या हुआ है, स्पोर गिरा है। वो स्पोर ने क्या किया, आगे जर्मिनेट करना शुरू किया है। लिखा ना, जर्म ट्यूब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। जर्म ट्यूब का मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ न्यूक्लियस होंगे, वो माइग्रेट करेंगे आगे से आगे, ये ग्रो करनी शुरू हुई है, ठीक है ना। ये स्पोर जैसे ग्रो करनी शुरू हुई है, उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर बननी शुरू होती है, ये अंदर अंदर जाती है, इसको हम माइसीलियम कह देते हैं मेनली, है ना। फिर माइसीलियम में अगर कुछ मॉडिफिकेशन आते हैं तो वो अलग अलग स्ट्रक्चर बनती हैं, जैसे हमने अभी राइजोइड पढ़ा, अब हम एप्रोसोरियम पढ़ेंगे या हिस्टोरिया, ठीक है ना। ये सभी आगे मॉडिफिकेशन है हाइफे की, ठीक है जी। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, एक स्पोर गिरा, उसके बाद उसने ग्रो करना शुरू किया, तो यहाँ पे एक जैसे लोब लाइक स्ट्रक्चर बन गई, इसको क्या क्या कहा हमने, एप्रोसोरियम। एप्रोसोरियम का काम मेनली क्या होता है, उसके बाद ये एक प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है ना। इसके वो जो सेल्स होते हैं उसके ऊपर वाली वॉल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, उसके बाद क्या होता है, ये नीचे पेनिट्रेट कर जाता है फिर, ठीक है जी। एप्रोसोरियम आपको दिख गया ना, कैसे एप्रोसोरियम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसको दिमाग में रखना, फिर वो समझ आ जाएगा। एप्रोसोरियम इज ए सिंपल और लोब्ड स्ट्रक्चर ऑफ हाइफे। देखो ये हाइफे की स्ट्रक्चर है एक, और जर्म ट्यूब एंड ए प्रेसिंग ऑर्गन form which a minute infection bug usually grow and enter the epidermal cell। मिलकर क्या करते हैं, एपिडर्मल सेल में एंटर कर जाते हैं ऑफ द होस्ट। इट हेल्प्स जर्म ट्यूब और हाइफे टू अटैच टू द सरफेस ऑफ द होस्ट। ये मेनली देखो ये क्या कर रहा है, ये अटैच करने का काम ही कर रहा है ना। ये जो हाइफे आ रही हैं, ये स्पोर्स ग्रो करनी होनी शुरू हुई, उसको हाइफे जनरेट हुए, ये इसको अटैच करने का ही काम कर रहा है। Attached to the surface of the host or substrate, these aprosoria are formed from germ tube of uridinales। ये एक रस्ट फंजाई है, ठीक है, यूरिडिनेल्स, इरिस इरिसफेल्स, ये पाउडरी मिल्ड्यू फंजाई है, एंड अदर फंजाई इन देयर पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक स्टेज। इन एडिशन टू गिविंग एंकरेज, एप्रोसोरिया हेल्प द पेनिट्रेटिंग हाइफे, ये हेल्प करता है पेनिट्रेट करने में हाइफे की ब्रांचेस टू एंटर द होस्ट क्यूटिकल। उसके बाद इससे जो ब्रांचेस निकलती हैं वो एंटर करती हैं होस्ट की क्यूटिकल। क्यूटिकल समझते हो, ये जो लीफ है उसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम क्यूटिकल ही कहते हैं। कहाँ पे गया, होस्ट क्यूटिकल इन फंजाई लाइक कोलेटोट्राइकम फेलकैटम। आपने वो देखा है कभी, शुगर केन देखा है, शुगर केन जूस पिया होगा उसका कभी, है ना। यस सर। उसमें देखा है यस रेड, सर। रेड कलर का लगा होता है, वो एक फंजाई है, यस सर। ठीक है। यस उसका यस। वो कौन सी फंजाई होती है, कोलेटोट्राइकम फल्केटम, ठीक है। इन फंजाई लाइक सर कहाँ कोलेटोट्राइकम लगा फल्केटम। होता है रेड कलर का? आप कभी भी गन्ने में देखना वो शुगर केन में, ठीक है ना। उसमें अगर तो बाहर से भी जैसे कटा होता है ना, वो बाहर से भी आपको दिख जाएगा, अगर नहीं तो उसको खोल के देखना, ज्यादातर होती है वो डिजीज, ज्यादातर में आपको दिख जाएगी गन्ने की दुकान पे ना।
जहाँ पे भी जूस होता होगा ना, जैसे जूस मिलता होगा जहाँ पे, वहां पे आपको दिख जाएगी। वो मतलब वो रेड कलर कौन कोज करता है? फंजाई करती है। उस फंजाई का नाम क्या है? कोलेटोट्राइकम फल्केटम। इन फंजाई लाइक कोलेटोट्राइकम फल्केटम जर्म ट्यूब फ्रॉम कोनिडिया। अब ये कोनिडिया क्या है? कोनिडिया भी एक स्पोर का टाइप है। स्पोर का नाम है एक कोनिडिया। आगे जाके आप पढ़ेंगे उसमें आपको पता लगेगा स्पोर कितने टाइप के होते हैं। जर्म ट्यूब फ्रॉम कोनिडिया मतलब स्पोर से क्या निकली? जर्म ट्यूब निकलती है। एंड रिजल्टिंग हाइफे, उसके बाद जो हाइफा होता है एप्रोसोरियम, एप्रोसोरियम बना लेता है वो। ये देखो ये बनाया हुआ है ना, जैसे समझ लो ये क्या है? एक कोनिडिया है, मतलब स्पोर है एक। इससे जर्म ट्यूब निकलती है, ये एप्रोसोरियम बना लेती है। उसके बाद ये इससे ब्रांचेज निकलती हैं जो अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं क्यूटिकल से। मतलब हर चीज सेल से मिलकर ही बनी है ना यार। ठीक है ना? सेल से मतलब सेल के ऊपर क्या हुआ? ये स्पोर वो लैंड किया, कहीं से भी उड़ के आया। उसने जर्म ट्यूब ग्रो करना शुरू किया। जर्म ट्यूब निकली, एप्रोसोरिया बना। ठीक है ना? उसने प्रेशर क्रिएट किया और उसकी ब्रांचेस निकली जो क्यूटिकल के थ्रू वो अंदर चलेगी। ये बाकी सेल्स दिख रहे हैं ना इनके अंदर के। फिर आगे जाके वो अलग अलग स्ट्रक्चर और बनाएंगी, जैसे हाई वो हिस्टोरिया बना लिया। ठीक है ना? हिस्टोरिया का फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे। Clatotrichum germ tube from conidia and resulting hyphae from aprosoria on coming in contact with the hard surface like soil हो गया या कोई लीफ का surface हो गया etc. These aprosoria are thought to function as resting structure also, मतलब resting structure भी इसको हम कह देते हैं एप्रोसोरिया को। हाँ जी बताइए, यहाँ पर अगर क्लियर ना हुआ हो तो आपको बोलिए जी। इसको ना बार बार पढ़ना पड़ेगा फिर ही जाके, क्योंकि आपके लिए नए वर्ड है ये सारे। समझा तो पा रहा हूँ ना मैं, कि नहीं समझा पा रहा? बता दिए ये भी। यस। वर्ड का प्रोनाउंसिएशन में बहुत दिक्कत होता है, मतलब उसको जैसे अभी आप बता दिए, बाद में उसको पढ़ते टाइम पे वो क्या लिखा हुआ है वो बोलने में बहुत दिक्कत होता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब आप बार बार पढ़ने लग जाओगे ना, क्योंकि ये फंजाई के नाम है यार, ये तो ऐसे मतलब धीरे कोई किसी तरह पढ़ता है, कोई किसी तरह पढ़ता है। ठीक है ना? मेनली आपको लिखा हुआ मटेरियल साथ में मिल रहा है तो आपको थोड़ा फायदा ही है, ठीक है, इससे, ताकि आप पढ़ सकते हो। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आ गया हिस्टोरिया। हिस्टोरिया का फंक्शन भी क्या है? जैसे हिस्टोरिया बने हुए हैं, ठीक है ना, मतलब इसके अंदर जो सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं? एक हिस्टोरिया स्ट्रक्चर बन जाती है, एक लोब लाइक स्ट्रक्चर हो गई ये भी। इसमें क्या होता है? मतलब ये भी क्या करेगा? जो सेल के अंदर जितना भी न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना? जैसे हमने पहले पढ़ा था वो, आपने डोडर प्लांट पढ़ा था, कस्कुटा पढ़ा था ना हमने पहले। आपको मैंने दिखाया था येलो येलो कलर के धागे से प्रोड्यूस हो जाते हैं पूरे प्लांट के ऊपर। वो मेनली क्या करते हैं? वो हिस्टोरिया प्रोड्यूस कर देते हैं। सेल के अंदर जाएंगे और हिस्टोरिया प्रोड्यूस कर लेंगे। और जो सेल्स के अंदर उसका सारा न्यूट्रिशन होता है, जो भी जैसे फोटोसिंथेसिस से प्लांट ने बनाया, ठीक है ना, लीव्स के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होगा, वो जितना भी बनाया, उसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है? प्लांट सूख जाता है। ठीक है जी? अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। हिस्टोरिया। हिस्टोरिया आर स्पेशल हाइफल स्ट्रक्चर और आउटग्रोथ ऑफ सोमेटिक हाइफे। ये क्या है? ये भी एक हाइफे की स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, और आउटग्रोथ ऑफ सोमेटिक हाइफे सेंट इनटू द सेल टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। किसके लिए? मतलब ये फंक्शन क्या करता है? न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। द हाइफल ब्रांच सेट टू फंक्शन एज हिस्टोरियम बिकम्स एक्सट्रीमली थिन, बहुत थिन होते हैं ये, एंड पॉइंटेड, मतलब बिल्कुल नोब लाइक होंगे, बिल्कुल छोटे से होंगे। वाइल पर्सिंग दिस होस्ट सेल वॉल एंड एक्सपैंड इन दिस सेल कैविटी, मतलब सेल कैविटी, जो ये सेल कैविटी है इसके अंदर क्या कर जाते हैं? एक्सपैंड कर जाते हैं। एक्सपैंड इन दिस सेल कैविटी टू फॉर्म ए वाइडर, उसके बाद क्या होते हैं? फूल जाते हैं डब्बल की तरह। वाइडर सिंपल और ब्रांच्ड हिस्टोरियम, मतलब ये यहाँ पे चले गए, इसके बाद भी इनके अंदर ब्रांचिंग हो जाती है सेल्स के अंदर एंटर करने के बाद भी। ब्रांच्ड हिस्टोरियम, हिस्टोरिया में भी नोब लाइक और बैलून, दिख रहे हैं ना ये? बैलून की तरह हो गए, नोब लाइक हो गए। इन शेप इलोंगेटेड और ब्रांच्ड लाइक ए मिनिएचर रूट सिस्टम, मतलब एक रूट की तरह दिखेंगे, जैसे आपको ये दिख रहे हैं।
ये रूट्स की तरह दिख रहे हैं ना, ये सेल्स के अंदर एंटर किया हुआ है। ये ऊपर हाइफे हो गए, हाइफे के अंदर से क्या निकला, ये हिस्टोरिया निकले हैं जो सेल्स के अंदर जाके पेनिट्रेट कर गए हैं प्लांट सेल के अंदर किसी भी लीफ के ऊपर, ठीक है। ये आपको रूट तरह स्ट्रक्चर दिख रही है ना सभी। ये मेनली क्या है, हिस्टोरिया यस की सर। ब्रांच स्ट्रक्चर। elongated or branched like a minute root system. The hyphae of obligate parasite of plant like downy mildew, powdery mildew or rust fungi, late blight fungus etc. produced hystoria. ये जितने भी जैसे पैरासिटिक फंजाई होती है ना, पैरासिटिक मतलब या पैरासिटिक फंजाई हो गई या पैरासिटिक प्लांट हो गए, वो मेनली क्या करते हैं, हिस्टोरिया प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपको ये नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया गया, ये मेनली क्या है, ये एक स्टेम है जैसे किसी भी प्लांट की, उसके ऊपर क्या हुआ है, ये येलो येलो कलर का दिख रहे हैं ना आपको, ये डोडर डोडर है, कस्कुटा। ये मेनली क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं इसके अंदर, प्लांट के अंदर। और यहाँ पे अंदर जाकर ये इसको दिखाया, ये हिस्टोरिया बना रहे हैं अंदर, अंदर जाकर हिस्टोरिया बनाते हैं और उससे अपना सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं। हाँ जी, क्लियर हुआ है यहाँ तक का? यस सर। देखो अगर पता क्या होता है, जैसे बार बार लेक्चर सुन के भी मतलब जैसे रिकॉर्डेड मिल जाता है आपको, उसका टाइम नहीं खराब करना, आपने क्या करना, पढ़ना और डायग्राम देखने हैं ज्यादातर, ठीक है। जितनी भी चीज है डायग्राम से समझ आएगी आपको, अगर डायग्राम देखोगे साथ के, इमेजिनेशन ज्यादा जरूरी है इसमें, ठीक है जी। यस यस। और कुछ बच्चे लेट आते हैं, उनका क्या करें? आप लेट क्यों आते हो, कहाँ पे चले जाते हो आप? आगे से फिर मैं अलो नहीं करूंगा भाई, फिर आपके एब्सेंट लगेगी, फिर देखते रहना फिर बाद में। टाइम पे आया करो सभी। और कुछ तो बोलते नहीं, कुछ जवाब भी नहीं देते, जैसे अगर मैं कुछ पूछता हूँ। करे खत्म फिर आज की क्लास? हाँ जी, कुछ ये पूछते ना हो किसी गया को तो। बताइए। हाँ जी, ये हो सर गया आपकी इतना। मर्जी। नहीं नहीं नहीं, ये तो हो गया इतना, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम कल करेंगे, वो हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कल से। ओके सर। ओके सर। ओके। एक मिनट अभी लीव मत करना, एक मिनट में वो ले लो अटेंडेंस ले लो। हाँ जी, कर जाइए सभी, सभी लीव कर जाइए, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू सर। और आपको ना थैंक यू सर। देखते हैं एक आधे दिन से वो क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल भी करवाने शुरू करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन सर कैसे, ऑफलाइन? ऑफलाइन ऑनलाइन तो होगा नहीं। करा, ऑफलाइन कैसे करवाएं आपको बताइए। ऑनलाइन कैसे होगा वही पूछ रहा हूँ। मैं आपको मेथड बताऊं यार, मैं तो देखो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। कैसे डायग्राम्स के थ्रू आपको क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा ना सब कुछ। ओके। कॉलेज खुलने की कोई न्यूज़? अभी तो कुछ भी नहीं जी, अभी तो मुश्किल है, अभी तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। और आप, आपको ओके पता है सर। एक ड्रग भी बनी है अब, शायद DG2, पता नहीं क्या नाम है उसका। हाँ, 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज, वो कोई मतलब बनी है, बहुत इफेक्टिव है वो, ऐसा बोल रहे हैं, मतलब जल्दी आ जाएगी, पता नहीं कब तक आएगी। वो मेनली तुरंत ग्लूकोज का, खत्म वो कर एक, देती है। उसको हम एक तरह ग्लूकोज का पाउडर ही कहेंगे, वो तो आराम से बन सकती है। वो बोल रहे हैं 2 डीऑक्सी डी जब ग्लूकोज तक सब नाम है खत्म उसका। हो जाएंगे तब आएगी वो। कब तक जी, क्या बोल रहे हो? जब तक क्या खत्म हो जाएगा? कह रही है जब तक सब खत्म हो जाएंगे तब तक आएगा वो तो। देखो मेनली पता क्या होता है, ये देखो ये जो डिजीज चल रही है ना, मेनली क्या है इसमें, मतलब आगे तो डर के कारण मर रही है, ठीक है। अब जैसे आपने वो पढ़ा है, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह आपने पढ़ा है? नो सर, याद नहीं है सर। यार एक्सक्यूज मी फर्स्ट सर। टाइम में आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यस सर। अब यस। जैसे ना, एडर्नल ग्लैंड, आपको ग्लैंड पता है किडनी के ऊपर होता है जो, नाम आपको सुना कुछ है, अच्छी पढ़ा बात। नहीं। अब जैसे आपके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं, अब आपने एग्जांपल हर किसी ने पढ़ी होगी, या कुत्ते जैसे पीछे पड़ जाते हैं तो क्या होता है, वो एडर्नल ग्लैंड एक्टिव हो जाता है, ठीक है।
मेनली क्या होता है उसको कहते हैं, फिर उससे वो एक हार्मोन निकलता है, एड्रेनल हार्मोन। उसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन। कि या तो मतलब बंदे में उस वो हार्मोन बनने के बाद इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो या तो फाइट करेगा वहां पे खड़ के, कुत्ते से लड़ेगा, मतलब कुछ कोई भी प्रॉब्लम आ गई एकदम से, या तो मतलब लड़ेगा उससे वो, या फिर भागेगा बहुत तेज। वो इतनी एनर्जी एकदम से कैसे आती है, वो एनर्जी क्यों आती है? क्योंकि जैसे अगर कोई भी चीज हमारे ऊपर एकदम अटैक होती है तो हम घबरा जाते हैं। हमारे घबराने के कारण वो एड्रेनल ग्लैंड एक्टिव हो जाता है, जिससे क्या होता है, एड्रेनल हार्मोन बनता है। तो वो मेनली क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है बहुत जल्दी। ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी, जो हमारी बॉडी में स्टोर ग्लूकोज है उसको तोड़ने का काम करता है। फिर क्या होता है, अगर ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एक टीसीए साइकिल। उस उसमें क्या होता है, मेनली ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। ग्लाइकोलाइसिस तो वो सभी में चल पड़ती है, बैक्टीरिया में भी चल पड़ती है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो हम ग्लूकोज टूटने के बाद जैसे पायरुवेट बनता है उसमें लास्ट में, तो हमारे में क्या होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट साइकिल चलता है टीसीए, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है ना। वो अगर जैसे हम घबरा गए तो हमारे में क्या हुआ, एड्रेनल एड्रेनल हार्मोन ज्यादा बना। तो हमें हमें घबराने के कारण एड्रेनल हार्मोन ज्यादा बना, तो उससे हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए अब, क्योंकि वो हार्मोन बन पड़ा है। वो क्या करेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा। तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ठीक है ना, बॉडी ऑक्सीजन ज्यादा मांगती है। इसके कारण क्या होता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी लगती है बॉडी को घबराने के कारण। ठीक है ना। सब कुछ इंटरलिंक कर पा रहे हो? क्या कह रहा हूँ मैं, कुछ समझ रहे हो? कि जैसे ग्लूकोज को तोड़ना पड़ा बहुत जल्दी, तो क्या वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए होगी। तो जैसे लोग जो घबरा जाते हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कुछ ज्यादा चाहिए, तो इसीलिए वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं। आधे लोग घबराने के कारण मर रहे हैं ऐसे। समझ रहे हो? यस। मतलब ऐसी भी बीमारी नहीं है जिससे डरना है। ठीक है ना, मतलब घबराना नहीं होता है। अगर आप मतलब इससे ऐसे भी लोग हैं जो 4-5 दिन में अच्छी तरह ठीक हो जाते हैं, हफ्ते में अच्छी तरह ठीक हो जाते हैं। मतलब वैसे ही हवा बन गया है ये, क्योंकि इसमें मेन क्या है, जो हाँ, जैसे बहुत लोग को इतनी बढ़ रही है कि सब डर गए ना। अब किसी को भी कोविड सुनते हैं तो ऐसे ही डर जाते हैं, पहले ही हम लोग भी कि भाई कोविड हो गया उसको, ये वो करना, मतलब बहुत सारा चीज, इसीलिए डर के भी मर जाते हैं लोग। आपके एरिया में ज्यादा हो रहा है, हमारे इधर इतना नहीं है फिर भी। पता नहीं, ऐसा है कि हम बाहर नहीं निकलते ज्यादा, ऐसा भी हो सकता है। हाँ पर जैसे पर ऐसी बात तो है नहीं, जैसे हमारे में ना, मतलब टोटली लॉकडाउन नहीं लगा हमारे यहाँ। हमारे में मेनली चल क्या रहा है, हमारे में जैसे अब जैसे सैटरडे संडे को लॉकडाउन लगता है सिर्फ, उसमें भी पूरा नहीं लगता अच्छी तरह। मतलब सब कुछ चल ही रहा है तकरीबन। वैसे मतलब शॉप्स वगैरह बंद है, पर फिर भी चल रहा है। वो मतलब अंदर करके वगैरह जो भी। हाँ हाँ, बहुत कुछ तो खुला भी चल रहा है। मतलब इतना कुछ है नहीं फिर भी। जैसे मतलब आपके उधर ज्यादा है, इधर नहीं है। चलो ठीक है जी फिर। और अगर किसी ने कोई कुछ सवाल हो पूछ सकते हो कोई।